हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज़ ऑफ पेरिकार्डियम के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेरिकार्डियम इज़ अ लेयर आउटसाइड द हार्ट। इट हैज़ गॉट टू पार्ट, विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम। अगर इस पेरिकार्डियल लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लोग पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ एसोसिएटेड है पेरिकार्डियम से वो दैट इज़ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के जो कॉजेज़ होते हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज इज़ इडियोपैथिक। So in the world, but in India it's tuberculosis. So most common cause of pericarditis is idiopathic, followed by viral infection, जिसमें से कॉक्साकी इन्फेक्शन, कॉक्साकी ग्रुप बी इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। थर्ड कॉज इज ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिकार्डाइटिस इन इंडिया। अब आते हैं हम लोग ड्रेसलर सिंड्रोम पे। ड्रेसलर सिंड्रोम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI। ये माइकार्डियल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन होता है और ये MI का अटैक पड़ने के 3 से 7 हफ्ते बाद होता है। तो ये क्वेश्चन अब PGME में बहुत कॉमन नहीं आता, ड्यूरेशन, और इट्स एन ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस। अब ऑटोइम्यून है तो लोग ये सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट स्टेरॉयड होगा, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में लोग स्टेरॉयड अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टेरॉयड स्कार फॉर्मेशन को स्लो करता है, जो कि हजार्डस हो सकता है MI के केस में। दैट्स वाई हम लोग एस्पिरिन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ड्रेसलर सिंड्रोम। जो दूसरा कॉज उसके बाद आता है वो मैलिग्नेंसी है, स्पेशली स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग जो होता है वो कैन कॉज पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पेरिकार्डिटिस। और CKD के केसेस में यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होता है, बिकॉज CKD जब एंड स्टेज हो जाती है इन विच GFR इज लेस देन 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, जो कि मोस्ट कॉमनली कॉज किया जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के द्वारा। अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसमें 5 से अनकंट्रोल्ड है तो 5 साल लगते हैं, और अगर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है तो नियर अबाउट अनकंट्रोल में 20 ईयर्स लगते हैं CKD। तो यूरीमिया होता है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हीमोडायलिसिस ही होता है। तो इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस वन इज़ यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। अब हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स। चेस्ट पेन इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि चेस्ट पेन कैन बी ऑफ कोरोनरी ओरिजिन। कोरोनरी ओरिजिन का भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये कोरोनरी है या पेरिकार्डियल। तो पहला जो पॉइंट होता है वो पहला कि जो पेरिकार्डियल पेन होता है दैट इज़ यूजली कैरिड आउट बाय फ्रीनिक नर्व, और ये रेडिएट होता है शोल्डर की तरफ, और ये बैठने के साथ, सिटिंग अप के साथ इम्प्रूव कर जाता है। बट व्हेन इट कम्स इन केस ऑफ कोरोनरी ओरिजिन चेस्ट पेन which is usually radiated to jaw, inner part of left arm and forearm and left shoulder। तो जो इसकी नर्व सप्लाई होती है दैट इज inferior cervical cardiac nerve specifically, और superior cervical cardiac nerve and thoracic splanchnic nerve, which out of which inferior cervical cardiac nerve is the most important one। और ये, और इसका रेडिएशन शोल्डर्स की तरफ होता है, लेकिन इस पोस्चरल चेंज के साथ उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। एक साइन होता है लिवाइन साइन। जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो पेशेंट अपने फिस्ट को स्टर्नम पे रख के आता है, विच इज़ नोन एज लिवाइन साइन। इट्स S1 S2 तो नॉर्मल होते हैं पेरिकार्डियल चेस्ट पेन में, लेकिन देर इज़ अ एंटिटी कॉल्ड पेरिकार्डियल रब विच इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर पेरिकार्डाइटिस। बट इन MI S1 इज़ लाउड बिकॉज ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट। अब हम लोग बात करते हैं क्या वर्कअप हम लोग करते हैं इसके केस में, पेरिकार्डाइटिस के केस में। तो वर्कअप के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्कअप होता है दैट इज़ ECG। ECG जो होता है वो इसमें 2 टिपिकल फाइंडिंग होती है। फर्स्ट इज ST एलिवेशन इन ऑल लिप्ड एक्सेप्ट AVR। AVR में नहीं मिलता क्योंकि 12 की 12 लिड्स में से 11 लिड्स में मिलता है एक्सेप्ट AVR।
जबकि जो और जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये, क्योंकि ये आसान है, न पूछ करके दूसरा आपको फंसाने के लिए वो एक दूसरा ये देता है कि एस टी एलिवेशन की बजाय पी आर सेगमेंट होता है एंड ऑफ पी टू इनिशिएशन ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स। दिस सेगमेंट देर इज अ डिप्रेशन इन ऑल लीड एक्सेप्ट ए वी आर। जैसा कि आप इस ECG में देख पा रहे हैं, ये देर इज़ अ कॉन्केविटी अपवर्ड्स एस टी एलिवेशन और followed by a depression of PR interval, PR segment. This is a typical characteristic of acute pericarditis. अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट जो होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का, डिपेंड करता है कॉज पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर CA लंग है तो वी हैव टू रूल आउट दैट CA लंग विद HRCT एंड ट्रीटमेंट इज कीमोथेरेपी. If it is viral pericarditis, then NSAIDs are the treatment of choice. और अगर किसी को यूरेमिक मायोकार्डाइटिस है तो हीमोडायलिसिस इज चॉइस. अब जो दूसरी एंटिटी है वो होती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन. अब ये हमको देखना पड़ेगा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता क्या है. नॉर्मली हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम होता है उसमें एक नॉर्मल फ्लूइड होता है विच इज़ 20 to 50 ml इन अमाउंट. अगर यही पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट किसी कारण से बढ़ने लगे अनकंट्रोल्ड वे में, तो वो हार्ट के नॉर्मल फंक्शन को हैम्पर करता है, विच इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. द इन्वेस्टिगेशन विच इज़ यूज टू डायग्नोज इज 2D echo. अब ECG की फाइंडिंग्स पेरिकार्डियल इफ्यूजन में बहुत ही अच्छी सी होती हैं. फर्स्ट इज लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड होने के कारण जो हार्ट अपनी वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो लीड्स को तक पहुंच नहीं पाती, जिससे उनका साइज छोटा हो जाता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस? R+S इन लिम्ब लीड्स. जो R का एम्पलीट्यूड है और वो S का एम्पलीट्यूड है, अगर वो 5 mm से कम है तो उसको हम लोग लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं लिम्ब लीड्स में. और R+S अगर 10 mm से कम है एम्पलीट्यूड इन चेस्ट लीड्स तो उसको हम लोग कहते हैं लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स. बट इट्स अ वेरी नॉन स्पेसिफिक. ये कई अदर कंडीशन में, कोई भी ऐसी कंडीशन जो हार्ट के इलेक्ट्रिसिटी को चेस्ट लीड्स तक पहुंचने या लीड्स तक पहुंचने में रोके, उसमें लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि मिक्सिडिमा, रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी एंड कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. पेरिकार्डियल इफ्यूजन का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक ECG फाइंडिंग होती है दैट इज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस. बिकॉज इसमें होता क्या है कि जो ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स इज नॉर्मल बट एम्पलीट्यूड कम होने लगता है. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ECG में भी, यहाँ पे बढ़ रहा है, कहीं छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे फिर छोटा हो गया. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल अल्ट्रांस. जबकि एक और एंटिटी होती है विच इज टॉर्सिडस पॉइंटिस, जिसमें ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड दोनों वेरी करता है. बट इन इलेक्ट्रिकल अल्ट्रांस ड्यूरेशन इज नॉर्मल बट एम्पलीट्यूड keeps on changing. But in torsidis pointis, both duration and amplitude of Cures complex changes. It's a very fatal condition. अब हम लोग ECG पे कैसे पहचानेंगे कि चेस्ट एक्सरे पे कैसे पहचानेंगे कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रखा है. तो सबसे पहले तो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत फैंसी सी फाइंडिंग होती है, जिनको पहला तो होता है वाटर बॉटल अपीयरेंस और कॉइन बैग अपीयरेंस. बट दीज आर टर्म्स आर यूज इन रेडियोलॉजी. इन मेडिसिन टेक्निकली वी से दैट कार्डियोथोरेसिक रेशियो का बढ़ जाता है, विच इम्प्लाइज द कार्डियोमेगाली. और दूसरी जो फाइंडिंग होती है नैरो वेस्कुलर पेडिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है. अब क्या हम लोग को ये डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी के लिए सीखना पड़ेगा कि कार्डियोमेगाली हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ इफ्यूजन और बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है तो जो हार्ट का जो एपेक्स होता है वो सुपीरियोलेटरल चला जाता है. बट इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इंफीरियोलेटरल शिफ्टिंग हो जाती है हार्ट के एपेक्स की. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि what is cardiac tamponade. Cardiac tamponade is nothing but when
there is a enhanced increased fluid in the pericardium sac which presses the heart and hampers the normal activity of heart. मीन्स अगर पेरिकार्डियम में इतना फ्लूड इकट्ठा हो जाए कि वो धीरे 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 हार्ट की पंपिंग को इफेक्ट करने लगे तो वी कॉल इट एज टेम्पोनाड. अब टेम्पोनाड जो होता है दो तरह का होता है, वेदर इट्स अ लो प्रेशर टेम्पोनाड और हाई प्रेशर टेम्पोनाड. इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको ये डायग्राम है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि फ्लूड पहले लो प्रेशर में काफ़ी कम होता है थोड़ा, तो जिससे वो प्रेशर देता है तो सिर्फ एट्रियम का कोलैप्स होता है. और हम लोग ये जानते हैं कि एट्रिया ब्लड का 30% ऑफ द ब्लड को पंप करता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. दैट्स वाई इन लो प्रेशर टेम्पोनाड 30% सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करता है. पल्स वीक होती है बट इट नेवर डिसअपियर्स. जबकि इसका उल्टा हाई प्रेशर टेम्पोनाड में दोनों वेंट्रिकल के साथ साथ एट्रिया दोनों कोलैप्स होते हैं, जिससे कि डायस्टोलिक फिलिंग जो होती है वेंट्रिकल्स की कम हो जाती है और धीरे 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 कभी कभी पल्स डिसअपियर होने लगती है. इस पल्स को हम लोग टेक्निकली कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस. अब इसको पल्सस एग्रीगैंस भी कहते हैं. पल्सस पैराडॉक्सिकस की फिजियोलॉजी समझने के लिए हमें ये डायग्राम में समझना पड़ेगा. ये देखिए हार्ट है. इंस्पिरेशन में हम देख पा रहे हैं कि देयर इज़ अ पूलिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द राइट साइड ऑफ हार्ट. अब हार्ट में ब्लड का अमाउंट बढ़ता है तो ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है, ब्लड अमाउंट बढ़ने के कारण देयर इज सेप्टल डिवीजन इन लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी. लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी से कम हो जाती है जिससे कि इसमें ब्लड की फिलिंग कम होती है. ब्लड की फिलिंग कम होगी तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा इन इंस्पिरेशन. और इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग एक्सपायर करते हैं फिलिंग नॉर्मल हो जाती है और देर इज़ नो सेप्टल डेविएशन और एलवी कैविटी नॉर्मल हो जाती है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. तो ये जो डिफरेंस होता है इन ब्लड प्रेशर इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का इज इट्स यूजुअली अप टू 10 mmHg. मीन्स फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर इन इंस्पिरेशन इज अप टू 10 mmHg. बट इन टेम्पोनाड ये जो कंडीशन होती है सेप्टल डिविएशन की, ये एग्जिजरेट कर जाती है. ये इसका एग्जिजरेशन हो जाता है. अब जितना ज़्यादा एक्सरेजेशन होगा उतनी पुअर फिलिंग होगी और उतना ही फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर होगा. दैट मीन्स इट्स मोर देन 10 mmHg टेम्पोनाड के केसेस में. तो इसीलिए इसको हम लोग पल्सस पैराडॉक्सस कहते हैं. हैरिसन में इस इफेक्ट को रिवर्स बर्नहीम्स इफेक्ट कहते हैं. पल्सस पैराडॉक्सिकस कुछ खास कंडीशन में मिलता है जैसे कि स्टेटस एस्थमेटिकस, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ग्रेविड यूट्रस में. अब हम लोग बात करेंगे मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन की. मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनाड में एक डिफरेंस होता है कि मैसिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज अ क्रॉनिक प्रोसेस, जैसे कि मिक्सिडिमा. मिक्सिडिमा में देर इज़ अ लिम्फेडिमा जिससे कि धीरे 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 हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा होता है, लेकिन स्लोली होता है. हार्ट इसमें धीरे धीरे कॉम्पनसेट होता जाता है. और सपोज़ कीजिए किसी आदमी में 20 ml ऑफ फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है एक साल में, तो धीरे 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 करते करते इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 20 सालों में उसके चारों तरफ 400 ml का फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा. और लेकिन हार्ट पे ये इतना इफेक्ट नहीं देते, हार्ट कॉम्पनसेट हो चुका होता है, इसीलिए इसमें पल्सस पैराडॉक्सिकस नहीं मिलता है. तो हमको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि किन किन कंडीशन में पल्सस पैराडॉक्सिकस नहीं मिलती है. वन इज़ लो वॉल्यूम टेम्पोनाड जिसमें सिर्फ एट्रिया का कोलैप्स होता है, देयर इज ओनली 30% डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. And in myxedema where there is a massive pericardial effusion but the heart has already compensated, so there is no pulsus paradoxicus is seen. अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर्स. व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनाड. कार्डियक टेम्पोनाड के क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग एक ट्रायड से डिफाइन करते हैं विच इज बैक्स ट्रायड. बैक्स ट्रायड इज सीन इन कार्डियक टेम्पोनाड. इसमें ब्लड प्रेशर फॉल करता है, JVP राइज करता है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देर इज नॉन पल्सेटाइल JVP इज सीन. पूरी मेडिसिन में हम लोग ये नॉन पल्सेटाइल JVP से दो कंडीशन मिलता है. वन इज कार्डियक टेम्पोनाड एंड सेकेंड वन इज SVC ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम. अब नॉन पल्सेटाइल JVP होता है और ये राइज कर जाता है और S1 S2 हार्ट साउंड जो होती है मफल्ड हो जाती हैं. तो फॉल ऑफ हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड रेज्ड JVP which is of non-pulsatile character is known as Beck's triad and it's a diagnostic of cardiac tamponade. Pulsus paradoxicus भी मिलती है. अब इसके लिए वर्कअप हम लोग क्या करेंगे.
वर्कअप के लिए हम लोग ईसीजी करेंगे। ईसीजी में वही टिपिकल पेरिकार्डियल इफ्यूजन की फाइंडिंग्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल्स अल्ट्रांस मिलता है, लेकिन ये 2+ का मतलब है इसकी एंटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ फ्लूड, और जिसका मैनेजमेंट होता है दैट इज इको गाइडेड पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब जो दो एंटिटी हम लोग को और पढ़नी है दैट इज वन इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जैसे कि नाम इसका बता रहा है, इस कंडीशन में हार्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, और ये इसके मोस्टली जो कॉज होते हैं दे आर इट्स अ सीक्वली डिजीज, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, पायोकार्डाइटिस। इसमें होता क्या है कि हार्ट के चारों तरफ कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिससे कि कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग कंपेरेटिवली पढ़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चेंबर इन्वॉल्व। इसमें राइट वेंट्रिकल फीचर्स पहले आते हैं बिकॉज राइट वेंट्रिकल का मसल मास कम होता है, इसलिए इट गॉट अफेक्टेड ईजिली अर्लियर। तो अगर राइट वेंट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट होता तो देयर विल बी एबनॉर्मल फ्लूइड अकोमुलेशन इन पेरिटोनियम, दैट इज एसाइटिस, पीडियल एडिमा, हेपेटोमेगाली होगी, लेकिन विच इज़ ग्रेजुअल इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअल होने के कारण ये नॉन टेंडर होती है। बट इन एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सडन कंजेशन होता है जिससे कि जो लिवर का कैप्सूल टेंस हो जाता है और पेन होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के इन्वॉल्वमेंट के साथ इसमें डिस्निया ऑन एक्सर्शन, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है लंग्स में, तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन पीएनडी और ऑर्थोपनिया डेवलप करता है। वन साइन इज देयर विच इज कुस्मॉल साइन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारी चेस्ट कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और हमारा जेवीपी फॉल करता है, बट जेवीपी फॉल कर जाता है। बट इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कुस्मॉल साइन में जेवीपी फॉल करने की जगह फॉल नहीं करता है, तो इसी को हम लोग कुस्मॉल साइन कहते हैं। और इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कार्डियक टेम्पोनाइड से कर सकते हैं कि कार्डियक टेम्पोनाइड में नॉन पल्सेटाइल जेवीपी होने के कारण हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते या बढ़ रहा है कि घट रहा है, दैट्स वाई कुस्मॉल साइन इज एब्सेंट इन कार्डियक टेम्पोनाइड। और एक पेरिकार्डियल शडर एक एंटिटी होती है जिसमें कि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो मायोकार्डियम है इसमें स्टिफेंड हो गया बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन, तो जो ब्लड होता है वो उससे टकराता है और रिबाउंड करता है विच प्रोड्यूसेस अ टिपिकल पेरिकार्डियल शडर एंड इट्स अ डायग्नोस्टिक फॉर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जेवीपी में एक स्टीप एक्स एंड एब्सेंट वाई मिलता है ग्राफ, ये इसके बारे में हम लोग जेवीपी में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग होती है, इसमें हम लोग पेरिकार्डियम को निकाल देते हैं। लास्ट जो डिजीज़ है जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैथी। जैसा कि नाम बता पा रहा है हार्ट की मसल्स में रेस्ट्रिक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन इनसाइड द हार्ट मसल्स विच लीड्स टू फाइब्रोसिस। इसका अगर हम लोग एक्सरे करते हैं तो एग इन कप अपीयरेंस मिलता है। अब इसी के जैसी एक और एग ऑन साइड अपीयरेंस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स विच इज़ अ कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में मिलता है। ईसीजी अगर हम लोग कराते हैं तो इसमें लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। वन टिपिकल साइन इज देयर स्क्वायर रूट साइन, ये डॉपलर एंड कैथलैब फाइंडिंग होती है जो कि रेस्ट्रिक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव में दोनों में मिलता है। इट इज़ यूजुअली सीन इन रेस्ट्रिक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोथ। और इस डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई लेक्चर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।